नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम सबकी बात में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक बहुत ही वेल नोन आर्टिस्ट हैं, बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, अखिलेश जी से। भोपाल में रहते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने 47 सोलो शोज किए हुए हैं, चाहे वो इंडिया में है या अब्रॉड में। अधिकांश वो अब्रॉड ही रहते हैं, लेकिन आज हमें मिल गए हैं वो भोपाल में। इन्होंने रजा साहब और एमएफ हुसैन के साथ बहुत क्लोजली काम किया है। उन पर बुक्स भी लिखी है। लेटेस्ट में वो स्वामीनाथन जी पे किताब लिख रहे हैं, क्योंकि ये भारत भवन से भी एसोसिएटेड रहे हैं। तो चलिए, आर्ट और उससे जुड़े तमाम मुद्दों पे आज हम उनसे चर्चा करेंगे। अखिलेश जी, आपका स्वदेश न्यूज चैनल में और इस कार्यक्रम सबकी बात में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अखिलेश जी, आप किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप अपने आर्ट के लिए बहुत वेल नोन हैं, इंडिया में, अब्रॉड। जैसा मैंने कहा कि अधिकांश आपके जो शोज रहते हैं वो अब्रॉड ही रहते हैं, अधिकांश आप पेरिस में ही रहते हैं। आज तो इत्तेफाकन आप हमें भोपाल में मिल गए। ये बताइए, जैसा कि मैंने कहा था कि आपने एमएफ हुसैन और रजा साहब के साथ बहुत क्लोजली काम किया हुआ है, तो हम शुरू करते हैं रजा साहब से सबसे पहले, क्योंकि उनके साथ आपकी बहुत सारी, जो हम कहें, माइलस्टोन यादें जुड़ी हुई हैं। क्योंकि जब आप कॉलेज में थे तो संभवतः कुछ बहुत अच्छा, कुछ एक इंसिडेंट हुआ था जिसने आपको बहुत इंस्पायर किया, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए आप। 78 में रजा साहब का यहाँ भोपाल में एक बड़ा प्रदर्शनी हुई, और उस प्रदर्शनी को देखने हम 3 लोग इंदौर से यहाँ आए थे, और उसमें पहली बार हम लोगों को रजा साहब से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद रजा साहब स्टेट गेस्ट थे, तो इंदौर भी आए, और इंदौर में हमारे जो प्रिंसिपल थे वो उनके क्लासमेट थे। तो हमारे कॉलेज में एक एग्जीबिशन लगाई गई जिसमें शहर के सारे लोग थे, और हमारे सीनियर आर्टिस्ट लोग भी थे, और हम लोग भी थे। तो उस प्रदर्शनी में मेरी पेंटिंग देख करके रजा साहब ने ये कहा कि दिस इज़ द ओनली पेंटिंग इन दिस हॉल। और जो कि मेरे लिए बहुत ही एक शर्म की बात भी थी कि उस एग्जीबिशन में मेरे सीनियर्स पे और मेरे शहर के तमाम चित्रकार भी, बड़े सीनियर चित्रकार थे, और वो सब लोग भी एक प्रदर्शित थे, और उनके बीच वो मेरे चित्रों को इस कदर। तो इसमें शर्म की क्या बात थी, तो गर्व की बात हुई। गर्व बाद में हुआ, मगर पहले तो मुझे खराब ही लगा कि देखिए सब इतने सी। मैं तो उस वक्त छात्र ही था, और बहुत ही, क्या उम्र रही होगी उस समय उस वक्त में 22 साल का था। हाँ, बहुत इम्प्रेशनेबल एज में आप थे। हाँ। और 76 में मैंने अपनी पहली एग्जीबिशन करी थी, जब मैं 20 साल का था, और वो मैं 3rd ईयर में उस वक्त था, पढ़ रहा था। और 3rd ईयर में कोई स्टूडेंट एग्जीबिशन करे उस ज़माने में ये कोई सोच नहीं सकता था। और चूँकि मेरे पिता चित्रकार थे, तो मेरे को उनका पूरा सपोर्ट था, और उन्होंने कहा हाँ हाँ तुम ज़रूर करो। बल्कि मेरे जो सर लोग थे जो कॉलेज में थे, वो टॉन्ट करते थे कि भाई तुम आर्टिस्ट बन गए, तुम तो अभी पढ़ाई नहीं पूरी हुई, वगैरह वगैरह ऐसे सब। हाँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक मिनट रोकूंगी। आप एक रिलक्टेंट आर्टिस्ट थे, आप आर्टिस्ट तो बन गए, लेकिन आप बहुत रिलक्टेंट थे। लगभग 11वीं क्लास तक यू हेटेड आर्ट। आप लोग जॉइंट फैमिली में थे, इंदौर में थे, और आपके फादर बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, लेकिन वो टीचिंग फील्ड में आ गए। और आपके घर, चूंकि जॉइंट फैमिली था, 10 बच्चे थे, सब ड्राइंग पेंटिंग करते थे, तो आपको लगता था ये क्या, मैं नहीं करूंगा, ये मैं नहीं करूंगा। और लेकिन आप उसके बाद, सबसे मजेदार बात ये है कि 11वीं के बाद आपने आर्ट को लिया, सीरियसली पढ़ा, और आर्टिस्ट हैं, और ये बाकी 10 बच्चे जो है उन्होंने आर्ट छोड़ दिया। तो फिर मैं अकेला ही आर्टिस्ट रहा शहर अपने घर में। और फिर जो 76 में मैंने अपनी पहली एग्जीबिशन करी, वो सिर्फ एक ड्राइंग की एग्जीबिशन थी, और सब लोगों को ये था कि एक ड्राइंग, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इम्पीरियल साइज़ की एक ड्राइंग होगी, और उसका भी खूब मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि इनविटेशन में मैंने लिखा था एक ड्राइंग का एग्जीबिशन है। तो जब वो एग्जीबिशन हॉल में आए, तो वो एक ड्राइंग 110 फीट लंबी थी, एक अकेली ड्राइंग थी, जो गैलरी में घुसते से ही शुरू होती थी और गैलरी में बाहर जाने पे ख़त्म होती थी।
तो वो एक विजुअल ट्रीट था या एक झटका था सारे लोगों के लिए, क्योंकि उस वक्त किसी ने कल्पना नहीं करी थी कि वो एक ड्राइंग इतनी बड़ी होगी। तो वहाँ से मेरी शुरुआत होती है 76 से, और जब मैं 20 साल की उम्र में पहला एग्जीबिशन करता हूँ, फिर उसके बाद तो 78 में मैंने एक ब्लैक ग्रुप की स्थापना करी। उसमें 8 चित्रकार हमारे सहभागी, सहपाठी और साथ के मित्र लोग थे। फिर ब्लैक ग्रुप में हम लोगों ने कई प्रदर्शनियाँ करी, इंदौर, भोपाल, बम्बई, कलकत्ता, और फिर उसके बाद हम ग्रुप के 4 लोग बाहर चले गए नौकरी के सिलसिले में, तो धीरे धीरे वो ख़त्म हो गया। रज़ा साहब के साथ बहुत आपकी सारी मेमोरीज हैं। उन्होंने एक तरह से आपको, हम कह सकते हैं, एक तरह से मेंटोर भी किया। तो क्या कुछ तो शेयर करिए हम लोगों के साथ। हाँ, रज़ा साहब के चित्र जब मैंने पहली बार देखे तो अमूर्त चित्रों की पहली प्रदर्शनी में देख रहा था अपने जीवन में, तो मैंने उनसे सहज ही कहा कि हमें समझाइए। तो उन्होंने उल्टा प्रश्न किया कि आप कितने दिन हैं यहाँ? तो मैंने उनसे कहा 3 दिन। तो बोले आप 3 दिन प्रदर्शनी देखिए, तीसरे दिन अपन मिलेंगे। तो 3 दिन में सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक गैलरी खुली रहती थी कला परिषद में, और मैं सिर्फ वहीं होता था और लगातार उनके चित्रों को देख रहा होता था। उसके बाद जब तीसरे दिन वो भी ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि मैं लगातार गैलरी में ही हूँ और चित्रों को ही देख रहा हूँ, तो वो बहुत खुश भी थे। आखिरी दिन बड़े उत्साह से आए, बोले आइए मैं आपको समझाता हूँ। मैंने कहा कि नहीं, अब मेरे को तो सब समझ में आ गया है। अच्छा, आपको आ गया समझ? हाँ। तो देन आई अंडरस्टूड द होल थिंग। बल्कि उन चित्रों को देखते हुए मुझे पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि रंग भी एक तत्व है, चित्रकला का एक प्रमुख तत्व है। उसके पहले रंगों की तरफ मेरा ऐसा कोई ध्यान नहीं था, और न मैंने उन पे कोई तवज्जो दी थी। मगर रज़ा साहब के रंग देख कर के मेरे दिमाग के खिड़कियाँ खुल गईं, और फिर उस तरह से मैं रंग लगाने की कोशिश करने लगा। तो हुआ ये कि हमारे घर में सारे शहर के चित्रकार आते थे, पिता के दोस्त थे, और तो मैं उनसे पूछता था कि मैं एक बढ़िया नीला कैसे लगा दूँ या एक बढ़िया पीला कैसे लगा दूँ। तो सबके जवाब अलग-अलग होते थे। तो उनके एक स्टूडेंट थे धवल क्लांत, तो उनसे भी मैंने ये प्रश्न करा कि भई मैं कैसे लगाऊँ? तो उन्होंने कहा कि आप 6-7 महीने से ब्लैक कलर में काम करिए, तो थोड़ा-सा आपको कुछ एक रास्ता खुलेगा। तो मैंने 10 साल सिर्फ ब्लैक कलर में काम किया और किसी दूसरे रंग को हाथ नहीं लगाया, और 10 साल के बाद मैं रंगों की तरफ लौटा। तो इस तरह से रज़ा के चित्रों से मुझे रंग को पाने की प्रेरणा जो मिली है, वो आज तक मेरे साथ कायम है, और पिछले 20 साल से सिर्फ मैं रंगों पर काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। और आज जब भी हमारी मुलाकात हुई है, आप बिल्कुल एकदम चटक रंग पहनते हैं, बिल्कुल पहनते हैं, और आपकी पेंटिंग्स में भी आप वैसे कलर्स का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत लोग सोचते भी नहीं होंगे कि ये यूज हो सकता है, और उसको इतना सुंदर आप बना देते हैं। हाँ, मैं देखता हूँ जो चित्रकार बंधु होते हैं, तो वो रंगों से डरते हैं। हाँ। वो रंग लगाने में उनकी हिम्मत खुलती नहीं आखिर तक। अब वो एक तरह की सेफ जोन में, एक तरह की अपनी पसंद की कलर स्कीम में जीवन भर काम करते रहते हैं। कभी ये ख़तरा नहीं उठाते, ये जोखिम नहीं लेते कि वो एक दूसरा कलर स्कीम या दूसरा रंग इस्तेमाल करके देखें, क्योंकि वो आसान भी नहीं होता है कि रंग इतने एक गंभीर ढंग से अपने को प्रकट करते हैं जब वो किसी दूसरे रंग के साथ संवाद कर रहे होते हैं। तो आप भी चमत्कृत हो जाते हैं कि आपने तो कभी सोचा नहीं था कि नीले रंग में ग्रे कलर भी होगा, या एक ऑरेंज जो है वो भूरे रंग में बदल सकता है। तो इस तरह के जो कॉम्बिनेशन कलर हार्मनी के पैदा होते हैं कैनवास पे, वो भी आपको हमेशा सरप्राइज की तरह प्रकट होते हैं। आपने भी एक तरह से कह सकते हैं एक बोल्ड डिसीजन लिया कि आप जिस तरह से कलर्स के साथ आप पूरे आपके जो पेंटिंग्स हैं वो आप करते हैं। अगर हम बात करें एम.एफ. हुसैन साहब की, तो आपने उनके ऊपर भी किताब लिखी हुई है,
आप उनके साथ भी बहुत आपने क्लोजली काम किया। इनफैक्ट वो तो आपके इंदौर में आपके घर के पीछे ही रहते थे। बहुत सारे किस्से कहानियां होंगी, स्मृतियां होंगी, तो कुछ शेयर करिए, खास करके जो आपने बताया था कि वो जलेबियां हाँ लेकर आते थे आप लोगों हाँ के लिए। हाँ। हमारी जो पहली स्मृति हमारे सारे बच्चों की हुसैन साहब की वो यही है कि वो टोकनी में जलेबियाँ लेकर के सुबह सुबह 6 बजे 7 बजे घर आते थे, और फिर हम सब लोग बैठ कर के, तो उस वक्त हमें इतना ध्यान नहीं, क्योंकि पिता के बहुत सारे दोस्त जो चित्रकार थे और विचित्र वेशभूषा धारण किए रहते थे, तो उसी तरह हमें हुसैन भी एक लगते थे। मगर ये कभी नहीं सोचा कि ये हुसैन साहब इतने बड़े एक आर्टिस्ट हैं। और तो हमारा हमारा ध्यान तो जलेबियों में होता था, और जलेबियाँ खाते थे और फिर भाग जाते थे। और इस तरह से एक ये शुरुआत थी हुसैन साहब के साथ एक संबंध बनने की। तो बाद में तो वो बहुत ही एक पारिवारिक उसकी तरह सदस्य की तरह मुझे लेते थे, और उसी तरह से बरतते भी थे। और अधिकार से वो कभी भी फ़ोन कर सकते थे कि भाई तुम बनारस आ जाओ, वहाँ पे हम ये करने वाले हैं। तो आप उनको अपनी व्यस्तता तो नहीं बता सकते थे, आप अपना बनारस पहुँच जाते थे। तो आपने जैसा कहा कि आप लोगों का ध्यान तो जलेबी की वो टोकरी में रहता था, लेकिन अंदाज कब हुआ कि वो इतने बड़े आर्टिस्ट हैं? 1974 में जब हम लोग कॉलेज में ही थे, तो वो उस वक्त विज़िट कर रहे थे इंदौर। और उस वक्त हुसैन साहब मतलब एक बड़ी शख्सियत के रूप में हम लोगों के सामने आ चुके थे। और कॉलेज में जा कर के हमने उनकी वो पहली किताब भी देखी, जो बहुत मोटी सी एक किताब टाटा से छपी थी। वो उन्होंने कॉलेज को भेजी थी। उसमें हमारे सक्सेना सर जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने एक एक चित्र दिखाया, और उसमें उनकी जो प्रसिद्ध कलाकृति है बिटवीन स्पाइडर एंड द लैम्प, उसको भी दिखाते हुए हमें कहा कि ये जो ऊपर इन्होंने 3-4 कुछ अक्षर लिखे हैं, ये दरअसल एक गाली है। गाली है। हाँ, तो हम लोग कोशिश करते थे कि ये क्या चीज़ है, मतलब वो पढ़ने में तो आता नहीं था। और वो 3 लेटर्स थे, एक म था, एक स था, एक फ था, ऐसा कुछ ह था, तो ई था। तो फिर बाद में मैंने कभी हुसैन साहब से पूछा कि ऐसा ऐसा हुआ, और हम लोगों को सक्सेना सर ने बोला, तो बोले एक्चुअली वो 3 जो मेरी उस वक्त प्रेमिकाएं थी, उनके नाम के प्रथम अक्षर फर्स्ट थे। लेटर लिखा तो था। मारिया और सोफिया जो चली गई पाकिस्तान, और इंद्राणी, तो ऐसे वो उनके 3 वो लेटर्स हैं। तो इस तरह से हुसैन साहब के साथ हम लोगों का एक बड़ा गहरा नाता बना। और वो अपनी बायोग्राफी लिख रहे थे, उर्दू में लिखते थे वो, हिंदी में नहीं। तो कभी भी बम्बई जाते थे तो पढ़ के सुनाया करते थे। तो एक दिन ऐसे ही मैंने बोला कि आपने तो काफ़ी लिख दिया, तो इसको छपाना चाहिए आपको। तो उन्होंने कहा, फिर गए तो फिर उन्होंने कहा हाँ छप गई है वो। तो मैंने कहाँ से छपी? तो उन्होंने कोई उर्दू प्रेस का नाम लिया। तो मैंने कहा उर्दू में कौन पढ़ता है बाबा, यहाँ 44 करोड़ हिंदी के पाठक हैं, तो आपको तो हिंदी में इसका लिप्यांतरण कराना चाहिए और हिंदी में छपना चाहिए। तब फिर उन्होंने उनकी एक मित्र हैं पटना में रहती, उनसे हिंदी लिप्यांतरण कराया। और जब वो आया उनके पास, तो उन्होंने फिर से फ़ोन किया, बोले यार इसमें कुछ मेरे को गड़बड़ नज़र आ रही, तो आप आके इसको एडिट कर दीजिए। तो एडिटिंग में मतलब जब भी बम्बई जाओ तभी करो, ऐसा उनका वो था। तो करते रहते थे हम धीरे धीरे, कभी कभी। तो एक बार वो गायब हो गई। तो उनके चारों म्यूज़ियम में हम लोगों ने ढूंढा, वो नहीं मिली मैन्युस्क्रिप्ट। तो फिर उन्होंने कहा कि आप ही लिख दीजिए, आप तो इतना जानते हैं, सब बचपन से देख रहे हैं। तो फिर मैंने उनकी बायोग्राफी लिखना शुरू करी। और जब मैं शादी तक पहुंचा तो उनकी वो मैन्युस्क्रिप्ट मिल गई। तो मैंने कहा अब मैं फ़ोटोकॉपी करके ले जाता हूँ और भोपाल से आपको एडिट करके भेज दूँगा। तो फिर वो छपी, और फिर बाद में मेरी भी वो छपी। जब तक वो लंदन चले गए थे तो लंदन में उन्होंने कहा, उनको खबर सारी रहती थी। तो मेरी बायोग्राफी जो मैंने लिखी थी हुसैन की, वो मकबूल नाम से छपी है। तो वो इतनी पॉपुलर हुई कि 6 महीने में उसका दूसरा एडिशन छपा। तो बाबा ने कहा कि
भाई आपकी हमारी ऑटोबायोग्राफी से आपकी बायोग्राफी ज़्यादा पॉपुलर हो गई, पॉपुलर हो गई, हाँ। तो उसको अंग्रेज़ी में अपन अनुवाद कराएं और उसको लंदन में रिलीज़ करेंगे। तो फिर अंग्रेज़ी अनुवाद के लिए हमने दे दिया और वो थोड़ा लेट हुआ, तो बाय द टाइम उनकी डेथ हो गई, तो फिर वो रिलीज़ नहीं हो पाई, मगर बाद में अंग्रेज़ी अनुवाद भी छपा। ये बताइए, चूंकि आप इतने क्लोजली कनेक्टेड रहे हुसैन साहब से, वो आपकी बातों से बड़े से इम्प्रेशन आ रहा है कि बहुत सहज सरल, तो एक जो उनका एक कंट्रोवर्शियल साइड जो आया था, जिसमें वो हिंदू देवी देवताओं को बिना कपड़े के वो डिपिक्ट करते थे और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो गई थी, साथ में जुड़ी थी, इसी के कारण फिर वो इंडिया, प्रोटेस्ट के कारण वो इंडिया छोड़ के वो लंदन चले गए, फिर दुबई में भी वो रहे बहुत सालों तक। तो ये ऐसा ये वाला साइड कैसे हुआ, इसको आप कैसे देखते एक्चुअली ये सारा पॉलिटिकली एक हाइप्ड मैटर है, जिसका उनसे कोई लेना देना मुझे नहीं नज़र आता है। और उनके साथ ऐसा था, वो कहते भी थे और उन्होंने अपने बीबीसी के इंटरव्यू में कहा भी है कि मैं हिंदुस्तान जब भी लौट सकता हूँ जब बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी, अदरवाइज तो मैं नहीं लौट सकता हूँ। और अगर हम नग्नता की और अश्लीलता की बात करते हैं तो वो तो उनके चित्रों में बिल्कुल ही नहीं है। और हमारे यहाँ पर जो चित्रों में अश्लीलता का मसला है वो राजा रवि वर्मा से शुरू होता है, जब यथार्थवादी चित्रण उन्होंने देवी देवताओं का करना शुरू किया, और जिसका असर हम देखते हैं कि वो बड़े लेवल पे कैलेंडर में आ गया। और कैलेंडर में जिस तरह के भद्दे और गंदे ढंग से सरस्वती को या लक्ष्मी को पेंट किया जाता है, तो वो एक बिल्कुल ही दूसरा मसला है, जिसकी शुरुआत रवि वर्मा से होती है। और हुसैन तो भारतीय परंपरा के जितने ज्ञाता थे उनसे ज़्यादा कोई शायद ही उतनी समझ रखता हो। हमारे यहाँ जितने भी टेम्पल हैं, जितने भी वैसे भी हम अगर देखें तो गर्भगृह में शिवलिंग और योनि रखा जाता है, तो वो एक बहुत ही एक एक्सट्रीम स्पिरिचुअल एटीट्यूड है, जहाँ पर वो इस बात की पूजा कर रहे हैं कि जो फर्टिलिटी है, जो जीवन का एक सिंबल है, वही पूजनीय है, बाकी कुछ नहीं। तो एक तरह से वो बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट भी है। हुसैन साहब जो हैं वो आप देखिए कि 1948 में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का पहला एग्जीबिशन होता है, और 50 तक प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के लगभग 3 या 4 मेंबर बाहर चले जाते हैं और हुसैन साहब गांव में चले जाते हैं। और अगले 10-12 साल वो रामलीला के पीछे पीछे घूमते हुए, रामलीला जहाँ खेली जाती थी तो उसका अगला पार्ट क्या होगा वो पेंट करके दीवारों पे लगा देते थे, और उसके बैकग्राउंड में वो रामलीला होती थी। तो ये जो उनका एक एसोसिएशन बना था लोक चेतना से और यहाँ के मानस से, वो बहुत बड़ा था वो। और मेरे ख्याल से हुसैन साहब ने पहली बार हिंदुस्तान में एक आर्टिस्ट क्या होता है उसकी एक इमेज बनाई और उसका एक प्रारूप खड़ा किया कि मेरे ख्याल से जो आर्टिस्ट को जो रेस्पेक्ट अगर हम कह सकते हैं, और मॉनेटरी गेन्स की भी अगर हम बात कर सकते हैं, एक जो वो शायद एमएफ हुसैन के बाद ही, क्योंकि हुसैन साहब ने ही प्रेरित किया अलग अलग शहरों में गैलरी खोलने के लिए कई लोगों को, जो गैलरीज खोली, बल्कि उनके मोनोज भी बनाए उन्होंने उन गैलरीज के। तो इस तरह से एक पूरा वातावरण उन्होंने बिल्ड किया। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि पिकासो ने स्पेन के लिए जो नहीं किया वो हुसैन ने हिंदुस्तान के लिए किया। पूरा एक माहौल खड़ा किया, एक चित्रकार की छवि खड़ी करी। और आज भी अगर फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट एडमिशन लेने जाता है तो उसके मन में हुसैन बनने की छवि है कि मैं हुसैन बनूंगा, और किसी चित्रकार का इतना गहरा प्रभाव समाज पे नहीं रहा। और उन्होंने ऐसा कुछ, मुझे ये जो अश्लीलता की बात होती है उसमें आप देखेंगे कि कोई भी एक्सपर्ट नहीं कह रहा है कि वो अश्लील है। जिन लोगों का कला से कोई संबंध नहीं है वो लोग कह रहे हैं कि ये अश्लील है।
तो अब हम उनकी बात को कैसे मान सकते हैं? न तो गीता कपूर कहती हैं इस बात को, न कभी आनंद कुमार स्वामी ने कहा, न जितने भी हम चार्ल्स फाबरी यहाँ रहे हैं उन्होंने नहीं कभी कहा, या उन्होंने कभी नहीं लिखा, या रिचर्ड बार्थलोमे इतने बड़े वो क्रिटिक रहे, उन्होंने कभी एक शब्द नहीं लिखा, निसीम इज़िकल ने कभी नहीं लिखा कि हुसैन की चित्र अश्लील है। ये लोग वो एक्सपर्ट हैं जो जानते हैं कि कला में क्या कर रहे हैं हुसैन। तो आपने हम कहा कि जैसे स्टूडेंट्स हैं वो या तो हुसैन या रज़ा बनना चाहते हैं, आप इन्हीं दोनों के मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि इनके छांव के तले आप बढ़ते गए, ग्रोथ हुआ। आपके मन में कभी नहीं आया कि मैं ये बनूं, या तो रज़ा बनूं या हुसैन बनूं? मेरे ख्याल से चित्रकला का स्वभाव ही ऐसा है कि वो आपको अपने गुरु से या अपने मेंटर से अलगाती है, और आपको अपना रास्ता खोजना पड़ता है, क्योंकि चित्रकला एक ऐसी कला है जिसका कोई व्याकरण नहीं है। तो उसका व्याकरण न होने से एक चित्रकार के कंधे पे बड़ी जिम्मेदारी इस बात की आ पड़ती है कि वो अपना व्याकरण खुद तैयार करे। मसलन ये कि अगर स्वामीनाथन हुसैन के व्याकरण से पेंट करेंगे तो वो नकल ही कहलाएगी, या अंबादास स्वामीनाथन के व्याकरण से पेंट करेंगे तो वो अंबादास स्वामी की नकल कर रहे हैं, यही कहलाएगा। तो उसमें अब उनकी वैयक्तिकता कहीं नहीं नज़र आती है। तो एक चित्रकार के ऊपर ये जिम्मेदारी भी होती है कि वो अपना स्वभाव खोजे उन रंगों में, उन्हीं रेखाओं में और उन्हीं आकारों में जो दूसरे कलाकारों ने भी इस्तेमाल किया है, और अपने एक नई व्याकरण बनाए। तो इसलिए हम प्रभावित तो होते हैं हमारी परंपरा से, हमारी संस्कृति से, हमारे पहले के चित्रकारों से, उसी वक्त हम उनसे अलग भी जाते हैं। तो वो अलग जाना ही आपका होना है। ये संगीत की तरह नहीं है कि वो उस्ताद की तरह एक सुर लगाने के लिए अपना जान लगा दें। आप और रज़ा साहब बहुत अच्छे, आप लोगों का बहुत एक दोस्ताना फ्रेंडशिप हो गई थी, और आप लोगों ने लेटर्स भी एक्सचेंज किए थे, जो अभी रज़ा साहब के वो जो भी उनका जो संजो के रखा गया वहाँ पे है। तो आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को कि आपके लेटर्स जो हैं वो वहाँ पे हैं? हाँ, रज़ा साहब एक बहुत ही मेटिकुलसली अपने जीवन को ठीक-ठीक बरतने वाले व्यक्ति थे। तो उसमें उनके जो आर्काइव है उनका, जो अभिलेखागार है, उसमें मेरे ख़्याल से 10,000 से ज़्यादा ख़त होंगे और उनके जवाब होंगे। और ये 10,000 ख़त तो मैं उनके दोस्तों और उनके परिचितों की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा उनकी गैलरी से जो ख़त-ओ-किताबत है वो भी एक बड़ी संख्या में है, और उनके जो कला से संबंधित आर्ट क्रिटिक्स हैं और आर्ट कनोशियर्स हैं, उनसे भी उनके ख़त-ओ-किताबत हैं, तो वो उसकी भी एक बड़ी संख्या है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रज़ा साहब अपने जीवन में किसी भी चीज़ को हल्के से नहीं लेते थे। अपनी हर हर काम को, हर बात को बड़े ध्यान से, बड़े सहेज करके वो बरतते थे और रखते थे। तो इस कारण वो एक समृद्ध आर्काइव उनका मौजूद है, जिसमें वो सारी चीज़ें हैं जो उनको मिली हैं और जो उन्होंने दूसरे को लिखी है। तो वो एक रज़ा साहब की बड़ी अच्छी आदत थी, ये हम लोगों को उस आर्काइव में जा कर के देखने से पता चला कि आपको जो चिट्ठी का जवाब दे रहे हैं वो, तो पहले वो एक रफ़ ड्राफ्ट लिखते थे और फिर फ़ाइनल लिखते थे। तो फ़ाइनल आपको भेजते थे और रफ़ ड्राफ्ट जो है, जो लगभग उसी मज़मून का होता था, उस आपके ख़त के साथ संभाल रखते के थे। रख। तो इस तरह से उनके पास दोनों चीज़ें होती थी कि उनका जवाब भी और आपका ख़त भी। देखिए, हम लोगों ने अक्सर देखा है कि भोपाल को लोग बहुत छोटा शहर मानते हैं। देखिए, यहाँ भारत भवन है, आर्ट एंड कल्चर का एनवायरनमेंट है, उसके बावजूद जो आर्टिस्ट हैं वो भोपाल में नहीं रहना चाहते। उनको लगता है कि हम बड़े शहर में रहेंगे, मुंबई, दिल्ली, या जैसे रज़ा साहब बाहर चले गए, वो लगभग वो पूरा समय उन्होंने पेरिस में बिताया, तो उससे ग्रोथ होती है। आप भोपाल में ही रहे, आप कभी नहीं गए बाहर? हाँ, मुझे कभी लगा नहीं बाहर जाने का कि बाहर जा कर के रहा जाए, और मैंने देखा कि भोपाल में काम करने का इतना समय आपको मिलता है। आप सुबह से शाम तक लगातार काम कर सकते हैं और आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, और या आपको कहीं और जाना नहीं है, या कोई और
काम अगर आ गया तो आप उसको कल पे भी टाल सकते हैं, जो कि बड़े शहरों में संभव नहीं है। बड़े शहर में जो संभव है वो यही है कि आप चित्र प्रदर्शनी करें और उन आपके चित्र खरीदे जा सकें लोगों द्वारा, जो कि भोपाल में संभव नहीं है। तो आप यहाँ रह कर के चित्र बनाएं और बम्बई और दिल्ली में आसानी से आप अपनी प्रदर्शनी आयोजित कर सकते हैं, और कलकत्ता में या चेन्नई में। तो मुझे ज़्यादा सुविधाजनक ये लगता है। और आप कहीं भी रहें, मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डाली पूरे जीवन भर कादाकस नाम के एक छोटे से गांव में रहा, और वो दुनिया का सबसे बड़ा पेंटर था अपने समय में, उसका जलवा था और उसका, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि वो एक छोटे से गांव में रहते हैं, और उनको काम करने का मौका बहुत मिला, क्योंकि उनके पास समय बहुत था। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, बडिंग आर्टिस्ट हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं उनसे सिर्फ इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि वे अपना काम जितना भी कर रहे हैं वो 100% नहीं, 300% मन लगा के करें, और अपने को केंद्रित करें, अपने ध्यान को केंद्रित करें अपने चित्रों में और अपनी कलाकृतियों में। और जाहिर है खूब पढ़े लिखें, पढ़ना मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। और मध्य प्रदेश के कलाकार अगर कहीं चूकते हैं तो वो इसी जगह चूकते हैं, क्योंकि जब आप एक बड़े शहर में आप अपनी प्रदर्शनी कर रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि लोग आपसे चित्रों पे ही बात करें। तो उस वक्त आपको अपने समकालीन साहित्यकारों के बारे में नहीं पता है, या आपको संगीतकारों के बारे में नहीं पता है, तो ये एक अच्छी स्थिति नहीं है। मेरे ख्याल से सभी कलाएं एक दूसरे से आपस में बंधी हुई हैं, तो सभी कलाओं के बारे में, अपने समकालीनों के बारे में उनसे कोई एक संबंध ना भी हो तो उनके बारे में तो मालूम होना चाहिए। तो इसका ध्यान रखें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। आप स्वदेश न्यूज़ चैनल में आप आए, आपने हमारे शो सबकी बात को इतना समय दिया और इतनी सारी आपने अपनी यादें साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद। तो दर्शकों, इस एपिसोड में हमने बात की वेल नोन आर्टिस्ट अखिलेश जी से। जैसा उन्होंने अपनी यादों में शेयर किया और बताया किस तरह से उनको मेंटोर किया वेल नोन आर्टिस्ट रज़ा साहब ने और MF हुसैन साहब ने। उनका ये कहना है कि 100% नहीं, 300% आप अपने काम को दीजिए, तब आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो इस बार के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस को लाइक, शेयर, फॉलो और YouTube को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जरूर जाएं।